एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी, उसकी भाभी की तबीयत खराब थी तो बिहार के एक हॉस्पिटल में अपनी भाभी को एडमिट करवाई थी और उसकी देख-रेख के लिए वो अपनी भाभी के साथ रहती थी। वहीं पर काम करने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी, नाम था रघुनंदन। वहीं पे काम करता था, सफाई कर्मचारी था और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है उस लड़की से और उन दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन इस प्यार का अंजाम, क्योंकि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम थे, एक लड़का जहीं हिंदू था वहीं लड़की मुस्लिम थी और इन दोनों को प्यार का अंत इस खौफनाक तरीके से होता है कि सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है बिहार के दरभंगा की। दरभंगा के एक हॉस्पिटल में रघुनंदन नाम का लड़का जॉब करता था। तभी उसकी मुलाकात होती है आफरीन से। आफरीन जो कि अपनी भाभी का इलाज करवा रही थी उसी हॉस्पिटल में, और जो रघुनंदन होता था वो उसकी हेल्प कर दिया करता था किसी ना किसी कारण से। और इसी बीच उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। सिलसिला चलता रहता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद ही दोनों के परिवार वालों को पता चल जाती है बात। हालांकि दोनों घरों के बीच में लगभग 20 से 22 किलोमीटर का अंतर था, लेकिन इसके बावजूद घर वालों को इसकी भनक लग जाती है, क्योंकि दोनों ही दूसरे धर्म के लोग थे, एक दूसरे के खून के प्यासे जो हो चुके थे। दोनों को ना ये रिश्ता मंजूर था और ना ही उनका मिलना। मुखिया की मदद से गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है और ये फैसला किया जाता है कि ना तो लड़का लड़की से मिलने की कोशिश करेगा और ना ही लड़की लड़के से, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरीके से गांव के मुखिया द्वारा इस प्रेम प्रसंग को बंद कर दिया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। वहीं जो रघुनंदन पासवान के पिता होते हैं, जिनका नाम होता है जितेंद्र पासवान, वो इस घटना से बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि यहीं अगर मेरा बेटा रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की से आफरीन से मिलने की कोशिश करो और कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। और बेचारा पिता इसी डर से अपने बेटे को हॉस्पिटल की नौकरी छुड़वाकर पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए भेज देते हैं। अब लड़का पुणे जाकर काम कर रहा था। इस बात को लगभग 6 से 7 महीने का वक्त बीत गया था। तभी अचानक 31 अक्टूबर 2024 यानी कि दिवाली की रात को अपने बेटे को रात के 10 सवा 10 के आसपास फोन करते हैं, क्योंकि अब पिता थे, उनके नेचर में था ये कि जब तक बेटा घर आके सो नहीं जाता तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। और इसी उम्मीद में उन्होंने 10 बजे फोन लगाया तो बेटे से बात हुई। बेटा कहता है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने मुंबई अंधेरी आया हूँ, उससे मिलने के बाद आपको कॉल करता हूँ। पिता को थोड़ा सुकून तो मिला कि चलो बेटा ठीक है, बात करेगा। वो इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ना तो बेटे का कोई फोन आता है और जब पिता इधर से फोन करते हैं तो बेटे का नंबर स्विच ऑफ आता है। इसी बात से पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में जो डर था वो तो पहले से ही था। और सारा दिन सारी रात निकल जाती है। सुबह जैसे ही होती है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन भी जाते हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। हालांकि नजदीकी पुलिस स्टेशन से कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि उनका बेटा तो पुणे में रहता था और इसीलिए वो अपने सारे रिश्तेदार, जिस दोस्त का लड़का बता के गया था कि मैं इस दोस्त से मिलने आया हूँ, सबसे पहले उसको फोन करते हैं। वो लड़का कहता है नहीं अंकल, मेरे पास तो रघुनंदन आया ही नहीं और ना ही मेरी उससे कोई कल बात ही हुई। और इस बात से पिता और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इस तरीके से 1 नवंबर का पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन रघुनंदन का कहीं कोई पता नहीं चलता। अब इस जो माता पिता होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल होता है और अपने तरीके से वो जहां जहां खोज सकते थे वहां खोजते हैं,
पहले पुणे जाते हैं, जहाँ बेटा रहता था वहाँ जो कर्मचारी से जिनसे भी संपर्क में था सभी से कांटेक्ट करते हैं, सभी से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। और उसके बाद वो मुंबई अंधेरी पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि 31 अक्टूबर की रात 10 बजे मेरे बेटे से बात हुई थी। लास्ट बात थी मेरी और उसने यही कहा था कि वो मुंबई अंधेरी आया है किसी दोस्त से मिलने। उसके बाद से उसका नंबर भी स्विच ऑफ है और उसका कहीं कुछ पता भी नहीं चल रहा है। आप हमारी मदद कीजिए। पुलिस एफआईआर लिखती है, खोजबीन शुरू करती है, लेकिन पुलिस को भी खोजबीन करते हुए लगभग 1 से 2 दिन का वक्त निकल जाता है। लेकिन तभी 9 नवंबर 2024 को जो मुंबई का एक एरिया है गोराई के एक गांव के पास एक घना जंगल था। वहां से लोग निकल रहे थे। वहां तभी कुछ बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। लोग वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पॉलीथीन में कुछ पैक कई जगह पड़ा हुआ है। एक आदमी हिम्मत करके उसको खोलने की कोशिश करता है तो उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल उस पॉलीथीन में मानव शरीर का एक पार्ट था। तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस जब इस सारे पॉलीथीन्स को खोलकर देखती है तो एक पूरे इंसान का शरीर 7 टुकड़ों में मिलता है, जिसकी उम्र अंदाजन 20 से 21 वर्ष थी। अलग अलग पार्ट्स अलग अलग पॉलीथीन में थे और एक तरफ जहां पर मम्मी पापा रघुनंदन के परेशान थे अपने बेटे को ढूंढने के लिए, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब वो जो कटा शरीर था उसकी शिनाख्त करने में जुटी थी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और इसकी ये बॉडी यहाँ पहुंची कैसे। ये सोशल मीडिया पर जो भी आधिकारिक सोशल मीडिया होते हैं पुलिस क्राइम ब्रांच के, उन पर भी वो पोस्ट की जाती है बॉडी कि अगर कोई इस व्यक्ति को पहचानता हो तो यहाँ पर कांटेक्ट करे। अभी तक माता पिता को कोई खबर नहीं थी। माता पिता एक तरफ जहां अपने बच्चे को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, वहीं पुलिस भी पूरी तरीके से अपनी जांच में जुटी हुई थी। तभी एक व्यक्ति रघुनंदन के पिता जितेंद्र पासवान के पास आता है और कहता है कि आप अपने बेटे को ढूंढ रहे हो। सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत वायरल हो रही है जो अपना क्राइम ब्रांच होती है जांच अधिकारी, उनके आधिकारिक वेबसाइट पर डाली गई है। आप वो देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका बेटा हो। और वो तुरंत ही मोबाइल में ओपन करके जितेंद्र पासवान को वो कटा हुआ शरीर दिखाता है और जैसे ही वो बॉडी पार्ट्स देखते हैं, जितेंद्र पासवान तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो मेरे बेटे का ही शरीर है। दरअसल उस बेटे के शरीर में हाथ में एक टैटू बना हुआ था जिसमें लिखा था आर और ए। जहां पर वही देखकर वो पहचान जाते हैं। तुरंत ही पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करते हैं और पुलिस कहती है कि कैसे पहचाना आपने कि ये बेटा है आपका, क्योंकि इसका फेस और तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसके हाथ में जो टैटू बना हुआ है आर ये मेरे बेटे के हाथ में था। और जब पुलिस पूछती है कि इस टैटू के पीछे का क्या रहस्य है, तब वो कहते हैं कि आर से तो रघुनंदन होता है और ए से जो इसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके चक्कर में ये सब कारनामे हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे को अपने से इतने दूर पुणे भेजा था, उसका नाम है आफरीन और ये मेरे बेटे ने अपने हाथ में टैटू गदवाया था। अब पुलिस को ये भी बताया जाता है कि हो ना हो मेरे बेटे के मारने के पीछे लड़की वालों के रिश्तेदारों का ही हाथ है और इस तरीके से पूरी डिटेल ली जाती है। साथ ही जो लड़की का भाई होता है सद्दाम, वो मुंबई में ही रहता था। मुंबई में रहकर वो मीट बेचने का काम करता था और जब ये सब कुछ कारनामा गांव में हुआ था, पंचायत लगी थी, तभी उसने अपनी बहन को अपने पास बुला लिया था इसी डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां रहकर बहन फिर से रघुनंदन से मिलने की कोशिश करे। और तब से बहन मुंबई में रह रही थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश पंचायत लगने के बाद भी करते रहते थे। जब बहन आफरीन मुंबई अपने भाई के पास चली जाती है तो भाई उसका सिम भी बंद करवा देता है।
इधर रघुनंदन उसको कॉल करता रहता है, लेकिन आफरीन का मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण उससे उसकी बात नहीं हो पाती। और तभी रघुनंदन हिम्मत करता है और जो आफरीन का भाई होता है सद्दाम, उसके मोबाइल पर फोन लगा देता है। और जब मोबाइल में फोन लगाता है तो सद्दाम भी उस समय काफी शातिर माइंड से अपनी बहन को बोलता है, अपनी बहन को फोन करता है। पहले तो रघुनंदन को कहता है कोई बात नहीं, तुमने फोन लगा दिया तो लो बहन से बात कर लो। उसके बाद अपनी बहन को फोन देता है और बहन से कहता है कि तुम उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाओ, और बहन वैसा ही करती है। इसके बाद रघुनंदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और रघुनंदन तुरंत ही मुंबई चला जाता है आफरीन से मिलने। और उस दिन जब रघुनंदन के पिता जितेंद्र ने कॉल किया था तो तब भी वो वहीं पर था, लेकिन उसने बताया नहीं था। जब रघुनंदन घर पहुंचता है, घर का माहौल एकदम शांत था, कुछ भी अटपटा नहीं था, जिससे रघुनंदन जरा सा भी ये आशंका, जरा सा भी उसके अंदर ये शक आ सके कि शायद आज की दिवाली की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रघुनंदन घर जाता है, मिलता है, खाना खाते हैं और दोनों बैठकर खूब शराब पीते हैं। और रघुनंदन को जब ज्यादा शराब लग जाती है, उसको उल्टियां होने लग जाती हैं, तो उसका भाई सद्दाम कहता है कि जाकर तुम आराम कर लो, सो जाओ। उसको सोने के लिए भेज देते हैं और सद्दाम अकेले बैठकर दारू पे दारू पिए जा रहा था। और जब वो बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है और उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मुझसे बात किया और मेरे घर तक भी आ गया मेरी बहन से मिलने। और जिस हथियार से, जिस चाकू से वो मीट काटता था, वही चाकू उठाता है और सोते हुए रघुनंदन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद सोचता अब इन बॉडी का क्या करें, तो सबसे पहले वो एक पॉलीथीन इकट्ठी लाता है, पॉलीथीन में उस अलग अलग पार्ट्स को रखता है, पैक करता है। उसके बाद पेंट की कई सारी उसके पास बाल्टियां थी, उसमें वो अलग अलग पार्ट्स को रखता है। एक ऑटो बुक करता है, ऑटो में सारी बाल्टियों को रखता है। ऑटो वालों से कहता है कि मुझे कहीं काम से दूर जाना है, गुराई की तरफ, तो मुझे वहां छोड़ दो, और ऑटो वाला वहां पर उसे छोड़ देता है। इसी ऑटो वाले की नंबर प्लेट से ही उस व्यक्ति की पहचान भी हो जाती है जिसने उसे वहां छोड़ा था। और साथ ही सद्दाम का जो पूरा गुनाह था, सद्दाम अपने मुंह से कबूल भी कर लेता है। दोस्तों, शातिर कोई भी कितना भी क्यों ना हो, कातिल तो कातिल होता ही है। साथ में वो कोई ना कोई सुराग ऐसा जरूर छोड़ता है कि पुलिस उस तक पहुंच जाए। अब सद्दाम शायद जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा। एक बेटा जो अपने माँ बाप की आंखों का इकलौता तारा था, वो इस दुनिया से जा चुका था, और वहीं आफरीन अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।